हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 19 द यूनाइटेड नेशंस। 20th सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड जो है 2 वर्ल्ड वॉर की मार झेल चुका था, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ खून खराबा उन लोगों ने देख लिया था। उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस वर्ल्ड वॉर के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मारे गए, और जो बच गए उनमें से कितने सारे लोग या तो घायल हो गए या फिर अपंग हो गए। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स जो है उन पूरे वर्ल्ड ने देखा था। इन 2 वर्ल्ड वॉर के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया था और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा वर्ल्ड जो है उस समय भी डर गया था कि ये बहुत ख़तरनाक हुआ है और हमें इसको रोकना चाहिए और हमें शांति कायम करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लीग ऑफ नेशन, 1920 के अंदर। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है वो शांति कायम करने में नाकामयाब रही, जिसके लिए इसको बनाया गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है हम कह सकते हैं वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, ज़्यादा लोग मारे गए थे, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही डिज़ास्टर्स साबित होता है। लोगों को ये दिखना शुरू हो जाता है कि ये शांति अगर हमने कायम नहीं करी तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार ऐसा हुआ था कि आसमान से जो है बम फेंके गए थे, जो पहली बार यूज़ किए गए थे एटम बम। और वो एटम बम कितना ज़्यादा नुकसान कर सकते थे ये सबको दिख गया था। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया है वो लेकर आते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और इसको बनाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, कि जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि ये किन किन मुद्दों के ऊपर काम करेगी। ये चीज़ें जो हैं यूएन के प्रीएम्बल चार्टर के अंदर लिखा गया। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये था कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगी। इसके अलावा सारे नेशंस के आके वो आपस में फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगी, इक्वालिटी के बेस पर, कि कोई कंट्री छोटी या कोई कंट्री बड़ी नहीं होती है। कंट्री सारी इक्वल है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है या कम पॉपुलेशन है किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी कंट्रीज़ अपना आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखेंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए ये जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगर किसी कंट्री में किसी भी तरीके का इशू उठता है तो सारी कंट्रीज़ मिलकर जो है उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करेगी। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम जो लोगों की होनी चाहिए उसको प्रमोट करेगी। ये ध्यान रखेगी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने, यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे सारी कंट्रीज़ जो है वो आए और शांतिपूर्वक किसी भी मुद्दे को लेकर डिस्कस करे और जो यूएन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में कामयाबी हासिल करे। इसके अलावा वो ये भी देखती थी कि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको बताया जाए कि वॉर कितना ख़तरनाक है, और ये जो 2 बार वॉर हो चुके हैं उसकी वजह से ह्यूमंस ने क्या क्या झेला है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन भी ये समझ सके कि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, हमेशा शांतिपूर्वक हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अपने चार्टर के अंदर ये बातें भी लिखी कि सारे नेशंस जो है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सब इक्वल हैं। सब ये जो चार्टर बनाया गया है, ये जो चार्टर के पॉइंट्स लिखे गए हैं, सब इसको फॉलो करेंगे। अगर इनके बीच में, यानी कि इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है तो उन झगड़ों को ये पीसफुली सेटल डाउन करेंगे और कहीं पर भी किसी भी तरीके का फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव्स कि जब ये यूएन बनाया गया तो ये ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने रखे कि हमें इनको हासिल करना है, और यही इसी मुद्दों के ऊपर यूएन जो है काम करेगी। इसके अलावा अब आते हैं आपके द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स बनाए गए थे जो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करते थे। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटेरिएट। इसमें आप सबसे पहले
द जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो द जनरल असेंबली नाम से ही पता चल रहा है, जनरली जितने भी नेशंस यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं वो सारे जनरल असेंबली के भी मेंबर माने जाते हैं। हर मेंबर नेशन अपने तरफ से अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भारत यूएन का अगर मेंबर है तो वहाँ के लिए, वहाँ की मीटिंग्स को देखने के लिए, वहाँ की मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन के लिए भारत की तरफ से 5 लोग जाएंगे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन में किसी भी तरीके की वोटिंग हो रही है, मतलब जनरल असेंबली में किसी भी मुद्दे को लेकर वोटिंग की जा रही है, तो वोटिंग में वो 5 जो हमने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं वो अलग अलग वोट नहीं करेंगे, उन 5 का सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव तो हर कंट्री से 5-5 जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग हर कंट्री की एक ही काउंट की जाती है। जनरल असेंबली साल में एक बार मीटिंग करती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े कि कोई क्राइसिस है, हमें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखनी है, तो स्पेशल सेशन भी जो है वो बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जनरल असेंबली के जो वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। उनमें पॉइंट्स हैं कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को या वहाँ की कंट्रीज़ जो है आपस में डिस्कस करती हैं जनरल असेंबली में, और रिकमेंड करती है कि आप इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, या आप इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकती हैं। अगर कहीं झगड़े चल रहे हैं तो उन झगड़ों को पीसफुली किस तरीके से सेटल डाउन करना है, इसके लिए भी रिकमेंडेशंस जनरल असेंबली में उठती है। इसके अलावा यूएन का बजट क्या होगा सालाना, यानी कि साल में वो किस चीज़ के ऊपर कितना खर्च करेंगे, वो पूरा बजट जो है वो कंसीडर किया जाता है और अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो फिक्स हैं, जिनके लिए कोई वोटिंग नहीं होती है, वो हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने रहेंगे। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्शन के ज़रिए वहाँ पे भेजा जाता है, जो अपना टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जिनको बदल भी दिया जा सकता है। तो कौन सी कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगी, उसके लिए जो इलेक्शन होते हैं वो भी जनरल असेंबली में होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स की भी इलेक्शन यहीं पर होते हैं। जनरल असेंबली में ये भी देखा जाता है कि यूएन के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सारे कामों को सुपरवाइज करने का काम भी जनरल असेंबली में होता है। एंड सबसे लास्ट, ये जनरल असेंबली में इन बातों को ज़रूर रिकमेंड किया जाता है कि हम किस तरीके से कलेक्टिवली, यानी कि सब मिलकर कदम उठाएं, चाहे हमें आर्म्ड फोर्स भी यूज़ करने पड़े, अगर कभी मुसीबत पड़ जाए तो वो किस तरीके से हम काम करें मिलकर कि पूरे विश्व में जो शांति है वो कायम रह सके। तो ये सारे जो डिसीज़न लिए जाते हैं, सारे किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर आखिर में फ़ैसला लेना होता है तो सिंपल मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है कि जिस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वोटिंग आएगी वो पॉइंट जो है वो जीत जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस अगर आ जाते हैं तो उन पर 2/3 मेजॉरिटी की वोटिंग की जाती है, यानी कि टोटल जितने मेंबर्स उस वक्त होंगे उन मेंबर्स की वोटिंग में जिस मुद्दे को 2/3 मेजॉरिटी वोट मिलेगा वो मुद्दा जो है वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से आपने पढ़ा जनरल असेंबली। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।